हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज में। ऑलरेडी हमने 3 सीरीज देखी हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उन 3 सीरीज को अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर आप उन सीरीज को देख सकते हैं। आज हम हमारी 4th सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑडिटिंग की 4th सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट in determining the appropriations of audit evidence. The reliability of audit evidence and its relevance in meeting the audit objective, the objectivity and integrity of the auditor, the quantity of audit evidence, the independence of the source of evidence. तो हमारा करेक्ट आंसर है, जैसे कि अब हमारा जो ऑडिट के अप्रोप्रिएशंस होते हैं ऑडिट एविडेंस के, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या होता है, तो उसमें हम लोगों को रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस देखना होता है और इसका रिलीवेंस जो होता है हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए, उसे देखना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एविडेंशियल मैटर जनरली कंसिडर्ड सफिशेंट? एविडेंशियल मैटर जनरली सफिशिएंट कब कंसिडर किया जाता है? व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंटायर पॉपुलेशन, when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness, when it is objective and relevant, when auditor collects and evaluates it independently. So हमारा correct option है option B, when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness. So option B is the correct answer. Next, which of the following is not corroborative evidence? Minutes of meetings, confirmation from debtors, information gathered by auditor through observation, worksheet supporting consolidated financial statement. इनमें से कौन सा कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं है? तो इनमें से जो वर्कशीट सपोर्टिंग होती है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो वाला एविडेंस कोलैबोरेटिव नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what would most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of substantive testing? Substantive testing में इनकरेक्ट रिजेक्शन या फिर रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन किस वजह से आता है, या फिर उसे किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है? The auditor concludes balance in materially correct when it is actually fact it is not. The auditor concludes that the balance is materially misstated when it is in actual fact is not. The auditor has rejected an item for sample which was material, none of the above. अब इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन कौन सा है सब्सटेंटिव टेस्टिंग में? तो इनमें से जब ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि बैलेंस मटेरियली मिस स्टेटेड है लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ऐसी नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस? रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड मोस्ट इफेक्टिवली डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्टिंग? अब जब सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्टिंग होती है तो इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस जो होता है वो एक्सेप्टेंस कब होता है? तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा कि ऑडिटर जब कंक्लूड कर देता है कि ऑडिटर हैज ascertained दैट द बैलेंस इज मटेरियली करेक्ट व्हेन इन एक्चुअल फैक्ट इट इज़ नॉट। जब हम ऑडिटर एक असर्टेनमेंट कर देता है, एक कंक्लूजन पर आ जाता है कि जो बैलेंस है मटेरियल का वो करेक्ट नहीं है, या फिर करेक्ट है बट एक्चुअल में वो करेक्ट नहीं होता है, तो ये मिस लीडिंग होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, क्लाइंट, ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट। तो ऑडिटर और उसके असिस्टेंट टीम के साथ मिलकर ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
Next, the working papers which auditor prepares for financial statements audit are evidence for audit conclusions, owned by the client, owned by the auditor, retained in auditor office until a change in auditors. तो इसमें वो जो वर्किंग पेपर्स होते हैं जो ऑडिटर ने प्रिपेयर किए होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर ऑडिट के, वो ऑडिटर ने ओन किए हुए होते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The quantity of audit working papers complied on engagement would most be affected by management's integrity, auditor's experience and professional judgment, auditor's qualification, controlled risk. जो वर्किंग पेपर की क्वांटिटी होती है जो कंप्लाई करती है एंगेजमेंट को और वो अफेक्ट होती है, तो उसके लिए किस वजह से वो अफेक्टेड होती है, तो ऑडिटर का जो एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल जजमेंट है उस वजह से वो अफेक्ट होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following best describes the primary purpose of audit program preparation? Audit program preparation का primary purpose क्या है? To detect errors or fraud, to comply with GAAP gap appropriate evidence, to gather sufficient, to assess audit risk. तो इसमें to comply with GAAP gap appropriate evidence is the correct answer. Option B. Next question. Which of the following is not an advantage of the preparation of working paper? वर्किंग पेपर का प्रिपरेशन करने का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? To provide a basis for review of audit work, to provide a basis for subsequent audits, to ensure audit work is being carried out as per program, to provide a guide for advising another client on similar issues. ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम कोई ऑडिट पेपर्स बनाते हैं या फिर वर्किंग पेपर्स बनते हैं तो वो वर्किंग पेपर किसी और क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं किए जाते या सिमिलर इश्यूज पर उसको गाइडेंस नहीं देते. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. The auditor's permanent working paper file should not normally include extracts from client's bank statement, past year's financial statements, attorney's letter, debt agreement. तो क्लाइंट के बैंक स्टेटमेंट के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारी ऑडिटर के परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल में नहीं देखे जाते. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट मिनिमम पीरियड should audit working papers be retained by audit firm? For the time period the entity remains a client of a audit firm, for a period of 10 years, for a period auditor opens them to be useful in serving the client, for the period the audit firm is in existence. तो मिनिमम पीरियड क्या होता है ऑडिट के वर्किंग पेपर्स का जो रिटेन किया जाता है ऑडिट फर्म के साथ, तो वो पीरियड होता है जहाँ पर ऑडिटर जो है तो ओपन्स करता है और यूजफुल होता है जब तक कि वो सर्विस यानी कि क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, तब तक वो वर्किंग पेपर्स जो है वो वर्किंग पेपर्स यूजफुल होते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स? द असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. तो हमारा सही आंसर है जहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स जो है वो लीस्ट लाइकली अफेक्ट करते हैं, वो होता है कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर? ऑडिटर के वर्किंग पेपर की में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से है वो करेक्ट है? दे डॉक्यूमेंट द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर. दे शुड बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सपोर्ट फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. दे शुड नॉट कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग वीकनेसेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. दे हेल्प द ऑडिटर टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. दे शुड बी कंसिडर्ड यानी कि वर्किंग पेपर्स शुड बी कंसिडर्ड एज ए प्रिंसिपल सपोर्ट फॉर ऑडिटर रिपोर्ट. ऑडिटर के रिपोर्ट के लिए वर्किंग पेपर्स को प्रिंसिपल सपोर्ट माना जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
Next question, which of the following statement best describes the understanding with respect to ownership and custody of working papers prepared by an auditor? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है अंडरस्टैंडिंग को ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स को ऑडिटर जब बनाता है उसको लेकर? तो वर्किंग पेपर्स may be obtained by third parties when they appear to be relevant to issue raised and litigation. The safe custody of working papers is responsibility of client if kept at his premises. The working papers must be retained by an audit firm for a period of 10 years. And successors auditors may have access to working papers of the procedures auditors. The approval of the client is not required. तो इनमें से जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो है द वर्किंग पेपर्स में बी ऑब्टेन्ड बाय थर्ड पार्टीज व्हेन दे अपीयर टू बी रेलिवेंट टू द इश्यूज रेज्ड इन लिटिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट फाइल ऑफ द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर जनरली शुड इंक्लूड अ फ्लो चार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, a copy of financial statements, copies of bond and debentures. अब करंट फाइल जो होती है ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स की उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन फिनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी होती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज व्हाट? रिपोर्टिंग द फिनेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट्स. अब ऑडिटिंग क्या है? तो ऑडिटिंग एग्जामिनेशन है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, नॉन करंट ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव. बैंक का जो ऑडिट होता है वो इन सभी के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले भी देख लिया है. नेक्स्ट, इन पाकिस्तान बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू एनुअल ऑडिट. बैलेंस शीट ऑडिट को ही एनुअल ऑडिट कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिमस फॉर डिटेल्ड ऑडिट. ए वाला क्वेश्चन भी हमने पहले ही देख लिया था. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, वेयर अप्रोप्रिएट, लाइबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव. अब बैलेंस शीट ऑडिट में बैलेंस शीट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस शीट की सभी हेड्स के बारे में उसके ऊपर डिस्कस होता है. सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट इज़ एक्सपेंसिव. तो इनमें से जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि जब बिजनेस के पास गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगी तो कंटिन्यूअस ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, रूटीन चेक्स. बैलेंस शीट में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता? तो बैलेंस शीट में रूटीन चेक्स नहीं होंगे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज. एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज करने के लिए जो बेसिक अजम्पशन होता है वो क्या है? इट हेल्प्स द ऑडिटर टू स्टडी रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. Relationship among data exist and continue in the absence of known condition to the contrary. Analytical procedures will not be able to detect unusual relationships. अब बेसिक अजम्पशन जो है हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ करने का वो है रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशन टू द कॉन्ट्ररी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next question, when issuing unqualified opinion, the auditor who evaluates the audit findings should be satisfied that the amount of known misstatement is documented in working papers. Estimates of total likely misstatement is less than materiality level. Estimates of total likely misstatement is more than materiality level.
and estimates of the total likely misstatements cannot be made. तो जब भी हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देते हैं तो ऑडिटर जिसने इवैल्यूएट किए हैं ऑडिट फाइंडिंग्स को, वो सेटिस्फाइड होते हैं कि उनके जो कुछ भी ओपिनियंस थे उसमें जो अमाउंट ऑफ नोन मिस स्टेटमेंट थी इज डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग पेपर्स, वो वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट की गई है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स? सब्सटेंटिव टेस्ट्स डिजाइंड टू असेस कंट्रोल रिस्क, substantive tests designed to evaluate the validity of management's representation letter, substantive tests designed to study relationship between financial and non-financial, all of the above. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट्स डिजाइंड टू स्टडी रिलेशनशिप्स बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल मैटर्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an analytical procedure? अब इनमें से कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? ट्रैकिंग ऑफ परचेसेस रिकॉर्ड इन द परचेस बुक टू परचेस इनवॉइसेस, कंपेयरिंग एग्रीगेट वेजेस पेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट्स विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑल ऑफ देम आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कौन सी चीज़ नहीं आती है, फिर इनमें से कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं है? तो ट्रेसिंग ऑफ परचेसेस रिकॉर्ड इन द परचेस बुक टू परचेस इनवॉइसेस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एन ऑडिटर कुड डेवलप independent estimates of an account balance to compare it to client's uncredited account balance, client's uncredited account balance adjusted for trends in the industry, prior year audited balance, prior year audited balance adjusted for trends in the industry. अब जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना होता है तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट एस्टिमेट अकाउंट का जो है वो डेवलप करना पड़ता है और अकाउंट बैलेंस को कंपेयर करना होता है हमारे प्रायर ईयर ऑडिटेड बैलेंस एडजस्टेड के साथ, जो कि ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड इन द ओवरऑल रिव्यू स्टेज ऑफ एन ऑडिट? ऑडिट की ओवरऑल रिव्यू स्टेज में कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प टू कोरेबरेट द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिड्यूस स्पेसिफिक डिटेक्शन रिस्क, टू डायरेक्ट अटेंशन टू पोटेंशियल रिस्क एरियाज, टू सेटिस्फाई डाउट्स व्हेन क्वेश्चंस अराइज अबाउट अ क्लाइंट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, to help to corroborate the conclusions drawn from individual components of financial statements. Option A is the correct answer. Next, of the following, which is the least persuasive type of audit evidence? इनमें से कौन सा persuasive type का audit evidence जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है? Bank statement obtained from the client, documents obtained by auditor from third parties directly, कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इंस्पेक्टेड बाय ऑडिटर, कॉम्प्यूटेशंस मेड बाय द ऑडिटर. तो इनमें से जो कार्बन कॉपीज होती है सेल्स इनवॉइसेस की जो ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है वो लीस्ट परस्यूएसिव है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्सटेंटिव टेस्ट्स आर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट मे बी टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, टेस्ट ऑफ बैलेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. So option D is the correct answer. Next question, which of the following statement is generally correct about the reliability of ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलायबिलिटी को लेकर करेक्ट है? टू बी रिलायबल, एविडेंस शुड कंक्लूसिव रादर देन परसुएसिव. इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स रिलायबल ऑडिट एविडेंस. Evidence obtained from outside sources routed through the client, all are correct. तो इनमें से जो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है रिलायबल ऑडिट एविडेंस एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन इज एविडेंशियल मैटर जनरली कंसिडर्ड सफिशिएंट? एविडेंशियल मैटर जनरली कब सफिशिएंट कंसिडर किया जाता है? व्हेन इट कंस्टिट्यूट एंटायर पॉपुलेशन,
when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness, when it is objective and relevant, when auditor collects and evaluates it independently. तो ऑप्शन बी जो है कि when it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness is the correct option. Option B. Next, which of the following statement is not true with respect to management representations obtained as per accounting auditing standard 1.1? तो authenticated copy of relevant minutes of meetings may be regarded as management representation. It should always be in working. It may be dated prior to the report date. It should be addressed to the ऑडिटर. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर? तो इट शुड ऑलवेज बी इन वर्किंग, ये करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. What would most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of substantive testing? सब्सटेंटिव टेस्टिंग में इनकरेक्ट रिजेक्शन जो है उस रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कैसे होगी? तो जब भी ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि बैलेंस जो है वो मटेरियली मिस स्टेट हुआ है जबकि एक्चुअल में फैक्ट ऐसी नहीं है, तो तब ये रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन आ सकता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएशंस ऑफ ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस को हम लोगों को देखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जिससे हम वो डिटरमाइन कर सके एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस? तो वो होता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड इट्स रिलेवेंस इन मीटिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस? इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ लोन, कॉस्ट ऑफ एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल स्पेंट एट द टाइम ऑफ परचेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर लेइंग ऑफ सीवर्स एंड लैंड परचेस्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप. अब रेजिंग लोन के लिए जो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. कॉस्ट ऑफ एसेसरीज जो है मोटर व्हीकल की जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेस के टाइम पर स्पेंड किए थे, तो मोटर व्हीकल इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा उसको, लेकिन उसकी जो एसेसरीज की कॉस्ट है वो एडिशनल है, तो ये वाली रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं हो सकती है. एक्सपेंसेस जो इनकर्ड किए हैं हमने सीवर्स पर लैंड परचेस के टाइम पे, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है. और इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड किया जाता है हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप के लिए, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. जो मोटर व्हीकल की एसेसरीज का कॉस्ट है वो अननेसेसरी है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज फ्रॉम एफ्लुक्शन ऑफ टाइम, यूज, एब्सोल्शंस थ्रू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट चेंजेस एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन. तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से डेप्रिसिएशन अराइज नहीं होता है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनसे डेप्रिसिएशन अराइज होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व? इनमें से कौन सा सीक्रेट रिजर्व के क्रिएशन को लीड नहीं करता? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, goods sent on consignment being shown as actual sales, charging higher rates of depreciation on fixed assets than actually required. तो इनमें से जो सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन होता है उनको लीड नहीं करता है ऑप्शन सी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बीइंग शोन एज एक्चुअल सेल्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So friends, in this way we have completed our series. In this series, we have also discussed some MCQ questions along with its logical explanations. Friends, ऑडिटिंग के साथ ही साथ हमने कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के MCQ क्वेश्चंस को भी बनाया है. अगर आप इन सारी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें. ये सारी सीरीज़ का आप पढ़ाई करें और इसी के साथ साथ इन सारी सीरीज़ को नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर करें ताकि सबको इन सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके. सो दोस्तों, फिर से मिलेंगे ऑडिटिंग की लास्ट सीरीज़ में बहुत जल्द हम. तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.